हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नर्सिंग मिशन फॉर एम्स 2026। कैसे आप सभी बच्चे? होप सो कि सभी की प्रिपरेशन A1 चल रही होगी और आप मन लगा कर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको बताया हूं बेटा जी, हमारा मिशन है नर्सिंग। इस साल हमें एक सीट अपनी जो है ऑक्यूपाई 101% करनी है, तो उसी मिशन को बेटा आगे बढ़ाते हैं आज। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन इन 2D। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। मोशन इन 2D हमें पढ़ना है। मोशन इन 2D के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम बेटा आज की वीडियो के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा आपका वेक्टर्स। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D के अंदर मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है बेटा। क्या बोले सर आप कि 2D के अंदर मतलब कि 2D डायमेंशन के अंदर x और y, y z, z x के अंदर आपका मोशन अंडर द जो ग्रेविटी होगा उसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो ऐसे मोशन जो बेटा अपने को पढ़ने वो दो पढ़ने हैं। एक है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक कौन सा है सर? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका दूसरा नाम जो होता है बेटा जी वो होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसी को बोलते हैं। और दूसरा मोशन जो हमें पढ़ना है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सिर्फ इन दो के बारे में हम बात करेंगे। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं बेटा चैनल पर उनको मैं बता देता हूं कि हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एम्स नर्सिंग पेपर और पैरामेडिकल पेपर के लिए। तो ठीक है, तो अपन समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन पहले ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको शॉर्ट में अपन ओपीएम लिख देंगे और इसको अपन बेटा शॉर्ट में एचपीएम लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, बेसिकली मेन चीज क्या है सर जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं? मैं भी एक एक करके यहाँ सारी चीजें बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा आपका सबसे पहले ओपीएम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को दिखाते हैं कि होता कैसे है। आपने क्या काम करना है, अपनी एक्सिस बनानी है। इस एक्सिस में आप किसी एक एंगल पर, ठीक है, वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ भी हो सकता है, वर्टिकल के साथ भी हो सकता है। किसी एक एंगल पर आप अपनी किसी भी एक बॉडी को थ्रो कीजिए। जब आप इसको थ्रो करेंगे किसी वेलोसिटी के साथ तो होगा क्या कि जब आपने इसको यहाँ से थ्रो किया तो आपको ऐसा लगेगा जिधर मैंने फेंका ये बॉल उधर ही जाती रहेगी, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी ना तो उस पर ग्रेविटी कंटिन्यूसली कहाँ लग रही होगी? नीचे। जो इसको कहाँ लेके आएगी बेटा जी? नीचे लेके आएगी। तो जब आपने कोई बॉल फेंकी तो उसको ग्रेविटी नीचे लेके आएगी। कुछ इस टाइप के मोशन को अपन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये मोशन आपका किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है। बिल्कुल सही बात। इसको नीचे लाने वाला कौन है? दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स टू जी। तो ये नीचे किसी एक्सेलरेशन जी की वजह से आएगा क्योंकि इस पे फोर्स नीचे की तरफ को लगेगा। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपनी एक्सिस ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जब भी आप इस पर क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए अपनी एक्सिस, ठीक है, ड्रॉ एक्सिस। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे आप समझते हुए चलेंगे बेटा जी। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप जो अपने को करना है, क्या करना है सर? दूसरा स्टेप हमें करना है अपने मोशन को ब्रेक करना है 2D को 1 के अंदर, ठीक है। मान लीजिए कि जो मोशन x में कॉज हो रहा है वो x में दिखाओगे, जो y में हो रहा है उसको y में दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम अपना यही है। तो आपने इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x एक्सिस में क्या ब्रेक होगा, y एक्सिस में क्या ब्रेक होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम 2D मोशन में किस चीज़ को ब्रेक करेंगे जो हमें 1D में दिखाना है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ उन्हीं को आप ब्रेक कर सकते हैं, मतलब उन्हीं को आप रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे कि u एंड v है ना, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और उसके अलावा आपका एक्सेलरेशन। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है पूरे मोशन में जो हम लेके चलते हैं। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी। तो आप इन्हीं 4 चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक करके करता हूँ। अगर आप इनिशियली देखेंगे तो ये कंपोनेंट हमारा u cos थीटा हो जाएगा सर, और ये कंपोनेंट u sin थीटा। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इसका मतलब x एक्सिस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपने पास कितनी आ गई सर? u cos थीटा। और y एक्सिस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गई u sin थीटा, ठीक है। जब आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो अब आप अपने पूरे मोशन को ऑब्जर्व करो। अगर मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये मोशन जितना यहाँ से मतलब कि ओरिजिन से हाईएस्ट पे आने पे जितना इसने टाइम लिया होगा उतना ही टाइम ये नीचे जाने में भी लेगा, है ना। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डेसेंट। तो मान लीजिए कि ऊपर जाने का टाइम t1 तो नीचे आने का t2, पर t1 होगा किसके बराबर? t2। तो मतलब जितना मोशन हाईएस्ट पॉइंट तक आपने ऑब्जर्व किया वैसा ही मोशन नीचे होगा, बस डायरेक्शन पलट जाएगी। तो बात आई समझ में? तो आप जो रेजोल्यूशन करेंगे, जो आप रिजोल्व करेंगे, जो आप ब्रेक
ब्रेक करेंगे वो आप अपने हाईएस्ट पॉइंट तक करेंगे। तो देखो बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, बहुत ध्यान से समझो कि सर जब अपन हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ एक्स एक्सिस में होगी, क्योंकि वाई एक्सिस में अब मोशन कॉज नहीं हो रहा है, ग्रेविटी ने उसको वाई एक्सिस की तरफ पुल करने से रोक दिया, अब वो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। तो इसका मतलब वाई एक्सिस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी बेटा, और एक्स एक्सिस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वही रहेगी जो उसकी इनिशियल स्टेज में थी। तुमने कहा सर ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ इस पे फोर्स किधर लग रहा है? वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, और जब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कोई भी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन कॉज हो रहा है। और यहां पर अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं बेटा तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे रहती है, तो अपन माइनस साइन लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि और किस चीज को रिजोल्व कर सकता हूं? यू कर लिया बेटा, वी कर लिया, ए कर लिया, आप डिस्प्लेसमेंट को और देख लो। तो वाई एक्सिस का जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपन एच मैक्स मानते हैं, और बेटा जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेंज बोलते हैं, तो ये आधा पॉइंट पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस को आप r/2 लिख देंगे। तो आपका जो सबसे पहला काम था एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, वो कर दिया, ब्रेक कर दिया 2D को 1D के अंदर। अब क्या सर? अब आपको ये देखना है कि आपका एक्स एक्सिस में कैसा मोशन हो रहा है और बेटा जी वाई एक्सिस में कैसा मोशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जीरो है, तो आप बोल देंगे कि सर यहाँ पे हो रहा है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अंदर वो फॉर्मूलेज यूज हो गए जो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में अब आपके पास अवेलेबल इक्वेशन कौन कौन सी है? एक है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और बेटा दूसरी इक्वेशन है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सिर्फ ये इक्वेशन अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो अवेलेबल इक्वेशन रहेगी वाई एक्सिस में वो 3 रहेगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या रहेगा सर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन बेटा रहेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये बात ध्यान रख ले। तो जब अवेलेबल इक्वेशन मुझे पता चल जाएगी तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। क्या आसान हो गई? आपको एक तो ये पता चल गया कि भाई एक्स एक्सिस के किसी भी मोशन को एक्स एक्सिस में आपको कुछ भी फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड कर सकते हो आप इसमें? एक्स एक्सिस में आप रेंज फाइंड कर सकते हो। इसको क्या फाइंड कर सकते हो बेटा? ये मैक्सिमम हाइट थी। वाई एक्सिस में आप एच मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो। तो जब आपको कोई एक्स एक्सिस में चीज़ें फाइंड करनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये 2। और जब आपको वाई एक्सिस में कोई चीज़ें फाइंड करनी है तो बेटा ये 3 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अब मैं इन तीनों फॉर्मूले और इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके जो प्रोडक्ट आता है उसको मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, जिससे कि आप उसको याद रखेंगे। तो इस पूरे उसमें आपको कितनी चीज़ें निकालनी रहेगी सर? 3 चीज़ें बेटा। सबसे पहला आपको निकालना रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अपने को क्या निकालना रहेगा सर इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा होता है? जो हवा में उसने टाइम लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने T1 प्लस T2 का सहारा लिया, तो मतलब कि T1 प्लस T2, और आपको पता है T1 और T2 दोनों बराबर है, तो ये बन गया 2T1। और जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है 2u sin थीटा बाई जी। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखते हैं, और मेरे कहने से आप इसको x और y की टर्म में भी याद रख लेंगे, क्योंकि u sin थीटा जो है वो uy के बराबर है। तो सर क्या मैं इसको 2uy बाई जी भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहली बात है बेटा समझ में। दूसरी बात, अब दूसरा आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। किसका निकालना है सर? मैक्सिमम हाइट। तो बेटा दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट कौन से एक्सिस में है? वाई एक्सिस में। तो कौन से फॉर्मूले लगाऊंगा मैं? वाई वाले फॉर्मूले लगाऊंगा। और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला हो जाता है बेटा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको आप लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। तो ये फॉर्मूला और आपने याद रख लेना है। मैक्सिमम हाइट के बाद आप क्या निकाल सकते हो? आपको जो फॉर्मूले याद रखने बेटा फिर वो रखना है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आप तीसरा फॉर्मूला कहाँ का याद रखेंगे? रेंज। रेंज क्या है बेटा जी? हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, जो इसने एक्स एक्सिस में ट्रेवल की होगी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ये है रेंज। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सर? ये रहेगा बेटा आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं 2ux uy बाई जी। दोनों तरीके से याद रख लेंगे बेटा। कुछ क्वेश्चन नीचे वाले से डायरेक्टली बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऊपर वाले से डायरेक्टली बन जाते हैं। अगर एंगल गिवन है तो साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एंगल नहीं गिवन है तो आप बेटा ये वाला यूज कर लो। नहीं बात समझे? बिल्कुल समझे सर। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद एक कंडीशन इसके अंदर आती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए, मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने यही प्रोजेक्टाइल मोशन किया,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आपको ध्यान रखना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री के अंदर, है ना, कितना हो 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आपके φ1 + φ2 मतलब एक एंगल φ1 एक एंगल φ2, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या कहने का मतलब है सर आपका, अगर मान लीजिए कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा किया और दूसरा एक और प्रोजेक्टाइल मोशन किया ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये एंगल φ1 पे फेंका और ये कितने फेंका φ2, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं इसको 1 मार्क कर देता हूँ, इसको 2 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या मार्क कर दिया सर आपने, इसको 2 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 और 2, तो आप ऐसे इनके साथ जो रिलेटेड एब्रीवेशंस है आप उसको ऐसे दिखा दो, पहले वाले के साथ रेंज R1 टाइम T1 और हाइट H1, बेटा दूसरे वाले के साथ रेंज R2 टाइम T2 और हाइट H2। इनके बीच में क्या क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर हमेशा R1 R2 के बराबर होगा, पहला रिलेशन ध्यान रखना है। रेंज 1 रेंज 2 मतलब कि पहले वाले की जो रेंज होगी दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो हमेशा एक दूसरे के बराबर आएगी। दूसरा रिलेशन बेटा, इसका जो हाइट का रेशो होगा वो हमेशा 10², तो ये हो गया 10² φ1। ऐसे ही इनका जो टाइम का रेशो रहेगा बेटा T1 T2 वो 10 φ1 के बराबर रहेगा। 3 रिलेशन, रेंज का भी आ गया, हाइट का भी आ गया और टाइम का भी आ गया। अब टाइम और रेंज में एक रिलेशन रहता है, वो क्या रिलेशन रहता है, जब आप दोनों टाइम का प्रोडक्ट करेंगे वो ट्वाइस ऑफ रेंज बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। ये हमारे पास कुछ रिलेशन है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड आप डायरेक्ट याद रखेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा जी मैक्सिमम रेंज का। दूसरा कॉन्सेप्ट किसका होता है सर, मैक्सिमम रेंज का। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा जी जो मैक्सिमम रेंज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान समझेंगे। मैक्सिमम रेंज मिलती है आपको 45 डिग्री पे, और कितनी मिलती है सर अपने को, मैक्सिमम रेंज बेटा जी हमें कितनी मिलती है, आप अपने फॉर्मूले में रख लो u² sin 2θ, दैट इज योर 45 डिग्री बाय कितना हो जाएगा g। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा u²/g। तो आप मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला रखेंगे और मैक्सिमम रेंज पे अगर आपको हाइट निकालनी है तो आप हाइट भी निकाल सकते हैं बेटा। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट उस टाइम पर कितनी हो जाएगी, दैट इज u² sin² 45/2g। तो 45 sin 45 कितना होता है सर 1/√2, इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा सर 1/2 का 1/2 का होल स्क्वायर 1/2, तो ये बन गया u²/4g। तो मतलब कि h मैक्सिमम और इसके बीच में जो रिलेशन आ गया वो आ गया कि r max/4 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास h max के बराबर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको है आपका ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो याद रखना है आपको ट्रेजेक्ट्री। क्या याद रखना है सर अपने को, ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं, जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसकी इक्वेशन ये होती है, मान लीजिए इसको x मान लिया सर आपने, y मान लिया और यहाँ तक का टाइम t लिया, तो एक इसकी इक्वेशन होती है, उसको आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है, उस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वो है y = x tan θ ब्रैकेट में 1 - x/r। तो बेटा ये इक्वेशन है, इसमें y क्या है, कोई भी आर्बिट्री पोजीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की और x भी आर्बिट्री पोजीशन है। तो उस टाइम का जो टाइम t है वो t सेकंड हो गया और ये x डिस्टेंस हो गई हॉरिजॉन्टल वाली आर्बिट्री में, और ये y, इस y और x के बीच का जो रिलेशन है उसी को अपन ट्रेजेक्ट्री या आपका इक्वेशन ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन अपन बोल देते हैं। तो ये सारे जितने मैंने रिलेशन आपको लिखा है इतने इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इतने ही रिलेशन सिर्फ नहीं होते, पर ये हमारे लिए वो रिलेशंस है या वो आपके पास फॉर्मूलाज है जो हमारे एम्स नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो अब इस पे आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। अब किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को चलाना है ये भी आप बात को ध्यान रख लेंगे। अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे से बोला इन द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन अ लेवल ग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। देखो, जब आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया तो आपसे बोला एक लेवल ग्राउंड के ऊपर, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए और पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी। आपको पता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कितनी है u cos θ, हर पॉइंट पर आपके पास वो पूरे मोशन में इतनी ही रहेगी। तो सिर्फ और सिर्फ दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते बेटा जी, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे से बोल दिया शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 630 डिग्री। आपने एक शेल को
30 डिग्री पर फायर किया है टू द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 196। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है बेटा वो 196 मीटर पर सेकंड है। द टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, तुरंत करके बता दो बेटा कितना आ जाएगा सर। ये आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया 2u हो गया 196 साइन 30 और डिवीजन में मैं ले लूंगा बेटा जी इसको 9.8। तो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 196 बाय 9.8 और साइन 30 इज 1/2। ये कैंसिल, ये पॉइंट गया तो ये बच गया हमारे पास 20। तो t आ गया सर अपने पास 20 सेकेंड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अब ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बेटा जी। जितनी भी चीज़ें अपन बता रहे हैं उसको लॉजिकली आप अपने दिमाग के अंदर बिठाते चलेंगे। अगर नोट्स है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्या बोल दिया? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और एट द इनिशियल पॉइंट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इतना है कि ये आपके पास अभी लास्ट ईयर में, ठीक है, जो अभी पिछला पेपर हुआ 2025 का, उसी का क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये। तो ये एक तरीके से PYQ है ना, एम्स नर्सिंग का ही PYQ है ना, एम्स 2025 का ही आपके पास ये क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा आपके पास क्वेश्चन, देखते भाई एक बार, है ना, एकदम समझते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब जैसा मोशन ऊपर होता है, मान लीजिए कि ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, जब आपके पास मोशन होते हुए नीचे की तरफ आएगा तो जैसा मोशन ऊपर हो रहा था वैसा ही मोशन नीचे की तरफ होगा, बस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को आप देखो बेटा, आपके क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ये ऐसे मोशन हुआ, इसने यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी दी है वो वेक्टर फॉर्म में दी है। ये हमें गिवन की गई है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इसका मतलब x एक्सिस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 है और y एक्सिस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 है। आपको पता है कि जो x एक्सिस की वेलोसिटी होती है वो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगी, तो हर जगह आपके पास 2 रहेगी x एक्सिस में जो वेलोसिटी है, और y एक्सिस की वेलोसिटी ऊपर तक जाते जाते 0 हो जाएगी और फिर नीचे आते हुए फिर आपके पास इंक्रीज करेगी पर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब आप नीचे आ जाएंगे, इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट B, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी x की वेलोसिटी तो 2 ही रहेगी और y की वेलोसिटी भी 3 रहेगी, बस उसकी डायरेक्शन क्या कर जाएगी, चेंज। पहले जो ऊपर था j कैप में था वो कहाँ जाएगा, माइनस j कैप में। तो इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं तो x में तो 2i कैप ही आएगा, बस इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी सर, नेगेटिव। तो ये आंसर कितना आ गया, 2i कैप माइनस 3j कैप, दैट इज योर सी ऑप्शन। होप सो कि आपको बात क्लियर हुई होगी, आप भी समझते हुए चलो। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया बेटा जी हमारे से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल दिया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल विद द वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जल्दबाजी की वजह से नंबर को लूज करते हैं। घर पे वो कैलकुलेटेड मार्क्स होते हैं, पर जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ अफसोस हमें रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें ये नहीं पढ़ते कि एंगल किसके साथ गिवन है। मुझे एंगल गिवन है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल 60 डिग्री वर्टिकल के साथ गिवन है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो गया सर, 30 डिग्री। जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला लिखा है उसमें हॉरिजॉन्टल के एंगल को थीटा मान के लिखा है। बात आई इतनी समझ में? तो मुझे जनरली यही वाला एंगल चाहिए अगर उस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना है। और पूछा क्या है आपसे, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होती है सर, 0। y एक्सिस की वेलोसिटी 0 और x एक्सिस की जो y एक्सिस की वेलोसिटी 0 और x एक्सिस की जो वेलोसिटी होती है वही होती है जो इनिशियली होती है। तो अगर मान लीजिए कि u रफ्तार से फेंका गया तो ये कितना हो गया, अब u cos 30। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया सर, u cos 30। u की वैल्यू कितनी थी, 10, और cos 30 रहता है सर अपने पास √3/2। तो मतलब कि आपकी फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विच इज अलोंग द x एक्सिस विल बिकम 5√3। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ सर, ए ऑप्शन। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब फॉर अ प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम। क्वेश्चन में क्या बोला, जो मैक्सिमम हाइट है, आप अपने प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ कर लो। इस प्रोजेक्टाइल के अंदर बेटा जो ये मैक्सिमम हाइट है और जो बेटा जी आपकी रेंज है, तो मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों एक दूसरे के बराबर है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, देन थीटा विल बी। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये थीटा पूछा है। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। अपन अपने एच मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल। एच मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला कितना होता है सर, 2u sin थीटा cos थीटा बाय g। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, u² से u², g से g कैंसिल हो जाएगा, एक sin थीटा गया। तो मेरे पास बचा कितना सर, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये बच गया 2 cos थीटा। तो इसको नीचे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा सर sin थीटा बाई cos थीटा
ठीक है बेटा जी, ये कितना आ गया 4, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर 4, तो थीटा कितना हो गया सर हमारे पास टेन इनवर्स 4। खत्म हो गया बात। कुछ कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा जी हमारे पास, डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे। क्या बोल दिया हमारे से, तीन प्रोजेक्टाइल है ए बी और सी, तो ए बी और सी तीन प्रोजेक्टाइल है, इसको 30 डिग्री पे थ्रो किया है, इसको 45 डिग्री पे, इसको 60 डिग्री पे। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये ए और सी वाला जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। देखो 30 + 60 कितना हो गया सर 90। तो अगर ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं तो ए और सी की रेंज दोनों की बराबर रहेगी, सबसे पहली बात। अगर आप चाहते हो रेंज कितनी होगी वो भी आप लिख दो, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा, दैट इज योर 30 इन डिवीजन बाई जी साइन 60, तो ये हो जाएगा u² √3/2g। नहीं तो u² आपका साइन 60 कितना होता है सर √3/2, तो उसको आप √3/2 लिख के अपना खत्म करो, तो ये रेंज आ गई ए की और सी की बेटा। तो ये हमारे पास रेंज आ गई ए और सी की। अब आते हैं अपने दूसरे वाले एंगल पे। हमारे से पूछा भी रिलेशन किसके बीच में ही था, रेंज के बीच में। अब अगर आप 45 डिग्री पे करते हो तो आपको पता है 45 डिग्री पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा रेंज नहीं हो सकती। तो अपन उस रेंज को फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज जो हो जाएगी, ये कौन सा पॉइंट था 45 बी, तो इस पर बेटा हमारे पास हो जाएगी u², अपने पास हो जाएगा u² sin 2 × 45/g, तो बेटा जी हमारे पास रेंज बच गई, और ये मैक्सिमम रेंज होती है, तो इसका मतलब ये हो गया u²/g। अब इसमें और इसमें चेक कर लो RA, तो अपने पास आ गया बेटा जी RB के बराबर, सॉरी RC के बराबर, और इन दोनों से ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है RB। तो ऐसा कोई ऑप्शन ठीक होगा, RB इज ग्रेटर देन RC ग्रेटर देन RA, RA और RC एक दूसरे के बराबर, तो बेटा जी हमारे पास हो गया डी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। बोला कि प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से सर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये AI कैप है, IJ क्या यूनिट वेक्टर है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लॉन्ग। अगर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो ट्वाइस है मैक्सिमम हाइट के। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ये गिवन है। क्या गिवन है सर अपने को ये गिवन है कि जो रेंज है वो ट्वाइस है मैक्सिमम हाइट के। सिंपल बात होगी, बिल्कुल होगी सर। अपना प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा देते हैं। ये हमारे पास बेटा एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वेक्टर में गिवन है AI कैप प्लस BJ कैप। आप इसका मैग्नीट्यूड लिख लो। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये आ जाएगा √A² प्लस B²। सबसे पहली बात, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या काम कर लो, यहाँ रेंज की वैल्यू लिख लो। रेंज को आप एंगल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल दिया नहीं क्वेश्चन में तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको जो रेंज और मैक्सिमम हाइट का दूसरा रिलेशन नहीं लिखवाया था XY में करके, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया 2AUX UY/g, और बेटा जी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा UY² ² इन दोनों वैल्यूज़ को मैं अपने इस फॉर्मूले में रख देता हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बेटा अगर मैं रख देता हूँ तो रेंज हो गया 2UX UY/g इज इक्वल्स टू UY²/2g। पर बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे क्या भी गिवन था आपको, मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, UY से UY कैंसिल। तो सर यहाँ कितना बच गया, ये बच गया 2UX इज इक्वल्स टू UY। मैं इसको लिख देता हूँ UX/UY इज इक्वल्स टू 1/2। एक्स कॉम्पोनेंट अगर मान लो कि आप इसमें थीटा लेके चलते हो, क्योंकि हमारे से पूछा क्या है, ए और बी के बीच का रिलेशन पूछा है इन जनरल, जो हम सिंपल सी बात करें। फिर भी मैं अगर यहाँ थोड़ा सा थीटा मान लूँ, इसमें एक तरीके से ये जो Y कॉम्पोनेंट है B है और एक्स कॉम्पोनेंट जो है आपके पास A है, तो अगर मैं थीटा मान के चलता हूँ तो मुझे वहाँ से tan थीटा की वैल्यू B/A निकालने के लिए मिल जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, क्योंकि जो वर्टिकल है वो B है और हॉरिजॉन्टल A है। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को बेटा यहाँ लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा B/A। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ। एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है, अगर इसको U मानता हूँ तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाले का U cos थीटा, और बेटा ये कंपोनेंट कितना होता है U sin थीटा। ये वैल्यूज आपको पता है, आप दोनों वैल्यू ऊपर रख लो, तो ये हो गया U cos थीटा, और बेटा जी UY कितना है, दैट इज योर U sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इसको उल्टा करेंगे तो आप cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास tan थीटा आ गया आपके पास 2 के बराबर, और tan थीटा सर अपना कितना था B/A, तो दैट इज 2। तो B की वैल्यू कितनी आ गई सर अपने पास 2A। आप समझ गए होंगे ऑप्शन B इज इक्वल्स टू 2A, दैट इज योर A ऑप्शन। बेटा अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने किए ये सारे किससे रिलेटेड थे आपके पास, जितने भी हमने क्वेश्चन किए ये सारे रिलेटेड थे बेटा आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से। अपन काम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें आपने बॉल को या बॉडी को तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया होता है, पर वो प्रोजेक्टाइल में आता है। प्रोजेक्टाइल में आता है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से आपने कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की है। लेट्स से द वेलोसिटी गिवन बाय यू इज u,
ठीक है, तो आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। अब आप क्या सोच रहे हो कि जैसे मैंने इसको फेंका है पूरी उम्र ऐसे चलती रहेगी? नहीं चलेगी भाई, क्योंकि इस पे कौन एक्ट कर रहा है? नीचे ग्रेविटी। तो जैसे ये आगे जाएगी तो इसको ग्रेविटी कहाँ खींच के ले आएगी सर? नीचे ले आएगी। तो ये नीचे जब स्ट्राइक करेगी तो इसका जो पाथ आएगा, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। पहली बात, काम क्या बताया था बेटा मैंने आपको कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन आए आप उसको ब्रेक कर लो एक्स और वाई के अंदर। एक्स और वाई में ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। ब्रेक करना है अपने 2D मोशन को, 2D मोशन को 1D मोशन के अंदर। आप इसको ब्रेक बोल लो, चाहे आप रिजोल्व बोल दो, चाहे रेजोल्यूशन बोल दो, वो आपकी इच्छा है बेटा जी। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करना मतलब कि रिजोल्व करना आना चाहिए। ब्रेक और रिजोल्व करने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको अपने पूरे मोशन को जो एक्सिस में या जिस प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो उसके एक्सिस के अंदर उसको रिजोल्व करना है। रिजोल्व कैसे करेंगे और किसको करेंगे? जो वेक्टर क्वांटिटीज है सिर्फ उन्हीं को रिजोल्व किया जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी मैं फिर बता देता हूँ, यू एंड वी है बेटा जी हमारे पास, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इस पूरे मोशन को एक्स एक्सिस में लिखता हूँ, ये सबसे पहला काम है बेटा जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को देखो। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूले देखिए तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं है तो बेटा जी हमें ये सबसे पहला काम उसके अंदर करना रहेगा। तो आप अपनी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में देखो कितनी है सर? एक्स है, और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में है ही नहीं क्योंकि बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, पहला काम। अब ये देखो कि इसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ को लग रही है ग्रेविटी की वजह से, और वही क्या प्रोवाइड करा रहा है उसमें सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर, मान लीजिए इस पे देखूंगा, इस पे देखूंगा, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह कितनी आएगी सर आपके पास? यू आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में कितनी रहेगी हमारे पास? यू रहेगी। पर वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। यू वी बना लिया आपने, एक्सेलरेशन बना लिया, आप डिस्प्लेसमेंट और देख लो बेटा। डिस्प्लेसमेंट अगर आप वाई एक्सिस में एच मान के चल रहे हो हाइट को, तो वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन कन्वेंशन के साथ नेगेटिव हो गया, और एक्स एक्सिस के जो आपका डिस्टेंस है उसको आप रेंज मान लेंगे, उसको अपन आर मार्क कर लेंगे। ठीक, अब क्या करना है? इसके बाद आपको कौन कौन से फॉर्मूले आने चाहिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद आप ये लिखवा क्यों रहा हूँ? आप बोलेंगे कि सर आप इसको यूज़ तो कर नहीं रहे हो, लिखवा क्यों रहे हो? बेटा ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको पता हो कि भाई एक्स एक्सिस में क्या क्या गिवन है, वाई एक्सिस में क्या क्या गिवन है, और इसमें कौन कौन सी अवेलेबल इक्वेशन है। क्योंकि इसमें फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो आप फिर कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जी हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल इक्वेशन हो गई? यहाँ पर अवेलेबल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर आपके पास कितनी इक्वेशन हो गई? 3। कौन कौन सी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बेटा तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक, सबसे पहला काम ये है। अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है तो मैं फॉर्मूले भी यहाँ लिखते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आप उनको भी याद करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें पूछी जाएगी वो है बेटा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा 2h/g, ये हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगी। मतलब इसको ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगेगा। h जो है वो कैपिटल रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे हाइट को कैपिटल h से रिप्रेजेंट किया है, पहली बात। दूसरा बेटा जी जो आपसे वो पूछेगा वो रेंज पूछेगा, तो रेंज कैसे निकालोगे आप? इसमें रेंज हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो आपको स्पीड भी कौन सी लेनी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल, और नीचे आने का टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया ut, तो दैट इज योर u अंडर रूट ऑफ 2h/g। तीसरी चीज बेटा जी आपसे पूछेगा ये वेलोसिटी की, भाई वाई एक्सिस में जब उसने टक्कर मारी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो पता है, वो तो चेंज हो नहीं रही, वो तो यू के बराबर ही है, पर वाई एक्सिस की वेलोसिटी तो फिगर आउट करनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? वो रहेगा अंडर रूट ऑफ 2gh। अब आपको क्या निकालना है? जब आप इस वेलोसिटी को भी निकाल लेंगे, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटा, जब आपको ये वाली वेलोसिटी पता चल जाएगी, ये वाली वेलोसिटी पता चल जाएगी जो कि किसके बराबर है? अंडर रूट 2gh। फिर वो आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछेगा। तो जब आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा सर? फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो भी फाइनल, तो कितनी हो जाएगी? वो यू आई कैप प्लस ये कितना है? अंडर रूट ऑफ 2gh जे कैप। मतलब कि
फाइनल वेलोसिटी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन, और अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो बेटा जी ये लिखा जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये फाइनल वेलोसिटी है जिससे वो स्ट्राइक किया है, और ये फाइनल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में जिससे वो स्ट्राइक किया है, और ये फाइनल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में जिससे बेटा वो एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्राइक किया है। बहुत बढ़िया, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। फिर इसके बाद आपको निकालना होता है ये एंगल, जिस एंगल पे वो टक्कर मारा उसने आके, तो ये एंगल लेट से कर लो फाई है। मैं इसको इधर दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है, ये वाले इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ बना देता हूँ। ये कितना हो गया हमारे पास, एक ऐसे दो, तो ये हो गया Vx जिसको अपन u मान के चल रहे, वो है ही, क्योंकि आपके पास कोई फोर्स x एक्सिस में नहीं लग रही है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और y एक्सिस की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, √2gh। ये वेलोसिटी भी आपने फाइंड कर ली, पर उसने पूछा यहाँ पे क्या था आपसे, ये एंगल पूछा था। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये हो गया बेटा जी आपका कौन, परपेंडिकुलर, और ये कौन हो गया इसके अंदर बेस। तो आप यहाँ से tan फाई की वैल्यू निकाल लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में कौन आएगा Vy, और बेस में कौन आएगा आपके पास Vx। तो Vy की वैल्यू कितनी है सर, √2gh, और ये कितना हो गया हमारे पास u। तो यहाँ से आप अपना वो एंगल निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल के साथ जिस पे आपका वो बॉडी, ये बॉल, ये स्टोन आके क्या किया, स्ट्राइक किया। तो इतनी टोटल चीज़ें आपको इसमें मोटा माटी ध्यान रखनी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। इन्हीं पर बेस्ड कुछ ना कुछ आपके पास बेटा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हम भी देखते हैं इसके ऊपर, क्या बोल दिया हमारे से, क्या बोल दिया बेटा हमारे से बोल दिया एट द हाइट 80 मीटर द एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे बोल दिया कि एक एरोप्लेन है, ये जो एरोप्लेन है ना बेटा जी, ये जो एरोप्लेन है ये किसी हाइट, कितनी हाइट पर, ये आपके पास कितनी हाइट पर, 80 मीटर की हाइट पर, है ना, कितनी हाइट पर, ये हमारे पास 80 मीटर की हाइट पर क्या कर रहा है, 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अब बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, इससे एक बॉम्ब आपने यहाँ पे रहते हुए ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब कि आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने जब छोड़ा तो इसका मतलब उसको फेंका तो है नहीं, तो यहाँ से मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो जो आपने बॉम्ब यहाँ से छोड़ा उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी आगे की तरफ, यही रही होगी जो आपके पास एरोप्लेन की है। रिलेटिव वेलोसिटी विद द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट इज ड्रॉप्ड सो दैट इट हिट्स द टारगेट। तो वो नीचे कहीं टारगेट है, इस पे जाके वो क्या कर जाता है बेटा जी, हिट कर देता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भैया आपने जो एरोप्लेन से जो बॉम्ब फेंका था वो कितनी दूरी पर था टारगेट से, जहां पे आपने जब उसको ड्रॉप किया। तो आपसे एक तरीके से रेंज पूछ रहा है। अभी मैंने आपको रेंज के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया, u√2h/g। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करो बेटा, आपका आंसर आएगा। u कितना है 150, 2h कितना है सर 80, g कितना है सर 10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो रेंज हो गया 150 अंडर रूट में 8 2 जा 16, 16 बाहर आएगा तो बेटा 150 इंटू 4, तो ये रेंज हो गया हमारे पास 600 मीटर। तो आपका रेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, बी ऑप्शन, दैट इज 600 मीटर। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, रेजोल्यूशन और आपका प्रॉब्लम्स जो उसके ऊपर बेस्ड है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इस पे कुछ क्वेश्चन आप अपने एंड पर भी करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा हमारे पास, वेक्टर। देखो आप समझ लो वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं। तीन चीज़ें उसको फॉलो करनी होती है जिसको अपन वेक्टर बोलते हैं। एक तो उसका क्या होना चाहिए सर, मैग्नीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उस पर डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन जो है वो यूनिक नहीं होनी चाहिए, जैसे करंट की यूनिक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी पढ़ा जाता है। और वेक्टर एडिशन के रूल को आपका फॉलो करें। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर को, उसको भी सिखा देते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या ध्यान रखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी आप वेक्टर को लिखते हो तो उसमें एसोसिएटेड चीज़ें दो रहती है, एक मैग्नीट्यूड रहता है बेटा और एक डायरेक्शन रहता है। वेक्टर के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एरो है, मैग्नीट्यूड के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे दो डंडे जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस, और बेटा जी डायरेक्शन के लिए जो है कैप। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि सपोज करो ए बी द वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप।
ठीक है। ये जो ए कैप है ये डायरेक्शन दिखाने का काम करता है और ए कैप को अपन बेटा जी यूनिट वेक्टर बोलते हैं और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिटी होता है 1 के बराबर। और अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन के अंदर ए कैप को फाइंड करना पड़े तो इसका फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो ये बेटा जी हमें यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होप्सो की आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो मुझे दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो एक वेक्टर को तो मैंने दिखा दिया कैसे शो करते हैं, है ना। तो ये आपके पास हो गया सिंपल, लेट से इट टू बी ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास टू वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्बिनेशन और फिर उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर एक एक करके बात करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक बेटा बी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर को अगर मैं दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा, बी वेक्टर को भी ऐसे ही दिखाऊंगा। मैग्नीट्यूड इनका कुछ भी हो सकता है भी। इसको इसका हेड बोला जाता है, टेल। सिमिलरली इसका हेड और ये भी इसका क्या हो गया, टेल। जब मैं दो वेक्टर को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं। तुमने कहा सर कौन कौन से आते हैं? बेटा मेरे पास जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें हेड टेल है, उसमें टेल हेड है, उसमें बेटा जी हमारे पास हेड हेड है और अपने पास टेल टेल कॉम्बिनेशन है। तुमने कहा दिखा दीजिए इस बात को। तो यहाँ पर मैं उसको शो कर देता हूँ। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो ये हेड है, ये टेल है, ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है बेटा, ये हमारे पास टेल टेल कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ऐसे ही सिमिलरली ये हेड हेड कॉम्बिनेशन है दोनों वेक्टर का, ठीक है। तो आपका ए वेक्टर ये मान लेता हूँ मैं और ये क्या मान लेते हैं सर आप अपन, बी वेक्टर, ठीक। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो जहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल कैसे लिया जाता है? अगर हेड टेल या फिर टेल हेड कॉम्बिनेशन है तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा बेटा जी वो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। और अगर बेटा जी हमारे पास जो है हेड हेड या टेल टेल कॉम्बिनेशन है तो इंटीरियर एंगल जो है, जो कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल, वो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। ये एंगल थीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है हेड टेल कॉम्बिनेशन में, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर है। और ये हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर है, यहाँ एंगल बिटवीन द वेक्टर ये है क्योंकि टेल टेल और हेड हेड में इंटीरियर एंगल को लिया जाता है। ये सबसे पहली दो चीज़ें हैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर सिंगल वेक्टर की और आपके पास दो वेक्टर की। अब दो से ज़्यादा वेक्टर भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन में ला सकते हो, पर हमारा जो सिलेबस है वो कंस्ट्रेंट रहता है सिर्फ इतने तक ही, तो हम इतनी ही बात को समझ लेंगे। इसके बाद हम इस पर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं बात को अपनी और ज्यादा समझने के लिए। आपसे क्या बोल दिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट दी एंगल थीटा। अब आपसे सिंपल डायरेक्ट ही क्या पूछ लिया, आप ये देख के बताओ, ये टेल है, ये भी टेल है और एक्सटीरियर एंगल दिया है, पर आपको पता है टेल टेल के अंदर कौन सा एंगल होता है कि सर इंटीरियर एंगल होता है। इसको देख लो, ये है एक, इसका क्या, ये है बेटा टेल और इसका भी क्या है, टेल। टेल टेल में कौन सा एंगल होना चाहिए था, इंटीरियर एंगल, पर ये भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। इस पे आते हैं बेटा, ये हेड है और ये दूसरे वेक्टर का हेड है। हेड में हेड में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी हेड हेड कॉम्बिनेशन में कौन सा एंगल होता है सर, इंटीरियर एंगल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर, सी ऑप्शन। इसको भी अगर आप चेक कर लोगे तो ये बेटा हेड है, ये इसका टेल है, तो हेड टेल में एक्सटीरियर एंगल विद एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो ये भी गलत हो गया। तो कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा एडिशन ऑफ वेक्टर चलेगा और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इसी पे चलेगा। अब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, आपका द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। अब बात को समझना, अभी सर क्या बोला आपसे कि सी वेक्टर एक हम नया वेक्टर मान लेते हैं, वो जो वेक्टर है उस वेक्टर का, ठीक है, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के बराबर है और डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब ए वेक्टर वाली डायरेक्शन ही इस सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो मतलब ए कैप जो है वो सी वेक्टर की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या फाइंड करना है, ए कैप। बी वेक्टर ये रहा, तो बी वेक्टर का अगर सर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका बता दूं, जब कोई चीज आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड मतलब के कैप में दी हो, तो जो भी आई जे और के कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और पूरे का रूट कर दो, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उस वेक्टर का। तो ये हो गया बेटा 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 49 प्लस 576, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये आ जाएगा 625। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 25 के बराबर। अब ए कैप निकालना है। ए कैप कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ
ए वेक्टर। तो बेटा इसके लिए अब ए वेक्टर का मोड करना पड़ेगा। अब ए वेक्टर कहाँ लिखा है सर, ये रहा, तो इसमें भी आई जे कैप है, तो आई कैप जे कैप है, तो आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो बेटा जी हमारे पास 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो सर आप इसको क्या लिख लेंगे 25 रूट में, तो मोड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया 5। अब आपको तो ए कैप चाहिए था, तो यहाँ लिख लेंगे, तो कितना आएगा सर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाय 5। अब मुझे चाहिए क्या सी वेक्टर, तो बेटा सी वेक्टर कितना हो गया मोड ऑफ बी वेक्टर दैट इज योर 25 इंटू ए कैप। ए कैप कितना है सर 3 आई कैप जे कैप बाय 5। 5 से इसको कैंसिल आउट करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो जो हमारे से तीसरा वेक्टर पूछा था वो 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, दैट इज योर डी ऑप्शन। होप सो कि बेटा आपको बात क्लियर हुई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास, क्वेश्चन नहीं है, एडिशन है, वेक्टर एडिशन। अभी तो आपको दो चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देखना है बेटा कि अगर हमारे पास कोई एक ए वेक्टर है और दूसरा बेटा जी आपके पास बी वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर जुड़े कैसे हैं, हेड टेल से जुड़े या टेल टेल से जुड़े या हेड हेड से जुड़े हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा आपको ये चेक कर लेनी है। तो मेरे पास बेसिकली दो ही सिचुएशन होती है, हेड हेड वाली और या उसको टेल टेल भी बोल सकते हैं, या हेड टेल या टेल हेड वाली सिचुएशन। तो बेटा अगर ये मेरे पास दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और एक कौन हो गया सर अपने पास बी वेक्टर, और ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया सर, ये हो गया एक का हेड है और दूसरे का टेल है। या फिर मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों का है ना, या मेरे पास जो बेटा कॉम्बिनेशन है उन दोनों का क्या ऐड हो मेरे पास टेल टेल। तो इसमें हम अपने एंगल को मार्क कर लेते हैं। आप बच्चों को पता है कि एंगल हमेशा कौन सा लिया जाएगा, अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो आपका एक्सटीरियर एंगल और ये कॉम्बिनेशन तो आपके पास इंटीरियर एंगल। यहां से आपको ध्यान रखना अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो जो वेक्टर आपके पास अपोजिट ऑर्डर में होता है बेटा उसको अपन रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। सिमिलरली अगर इसको मैं यहाँ डिस्प्लेस करके लेके आऊंगा तो ये आपका क्या पड़ा जाएगा इसमें रिजल्टेंट वेक्टर। जब भी अपन वेक्टर एडिशन की बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि सर हमारे पास दो वेक्टर को प्लेस कैसे किया गया है। जब अपन दो वेक्टर को प्लेस करना जान गए तो हमें पता चल गया कि इन दोनों का सम हमें एक नया वेक्टर देगा, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। इसको सर अपन क्या बोल देते हैं बेटा जी रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि कोई भी वेक्टर हो तो उस वेक्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और बेटा एक उसकी डायरेक्शन। तो अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या चाहिए सर मैग्नीट्यूड, मतलब कि आर वेक्टर का मोड दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। तो यहां पर दो लॉज काम आते हैं बेटा, एक का नाम होता है ट्रायंगल्स लॉ और एक का नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो बेटा ये ट्रायंगल्स लॉ कहाँ काम आता है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हो तो इसमें लगेगा ट्रायंगल्स लॉ, मतलब कि अगर आपका हेड टेल या टेल हेड कॉम्बिनेशन है उसके रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए बेटा अपन ट्रायंगल्स लॉ यूज करते हैं। वहीं पर पैरेललोग्राम कब यूज होता है, जब टेल टेल और हेड हेड कॉम्बिनेशन रहता है। पर जब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला एक ही निकल के आएगा आपके पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर पर डिपेंडेंट होता है, तो उसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कहा सही बात सर। दूसरी चीज बेटा क्या रहेगी हमारे पास मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी सर, रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे आप देख पा रहे होंगे इसने एंगल अल्फा यहां पे बनाया है, यहां पर भी मैं एंगल अल्फा ले लेता हूं। तो आप अगर इस tan अल्फा को निकाल लेंगे तो उसका फॉर्मूला आप बच्चे याद रखेंगे, क्या होता है सर हमारे पास b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपको क्या दे देगा बेटा जी, आपका डायरेक्शन। मैं रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी आप वेक्टर को पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर क्वेश्चन में आपको यही करना होता है, चाहे आप दो वेक्टर को ऐड कर लो चाहे बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर मान लीजिए कि आपने ऐड किया, जो इस केस के अंदर किया है, तो मैंने आपको बोला ऐड करके आपको एक नया वेक्टर मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको फाइंड करना रहता है। पर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर सर मान लीजिए कि ये यहां पे मैं लिख देता हूं ये ए वेक्टर है और ये जो आपके पास यहाँ बी वेक्टर था, ये यहाँ पर जो आपने मार्क किया था बी वेक्टर, अगर इसको मैं उल्टा लिख दूं माइनस बी वेक्टर, तो अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस, अब क्योंकि दूसरा वेक्टर हो गया माइनस में प्लस माइनस लिखूंगा तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। होता ये भी एडिशन ही है पर इसको अपन पढ़ सब्ट्रैक्शन देते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू होगी बेटा, जो डायरेक्शन होगी वो कहीं यहाँ पर होगी। बात सेम है। बात सेम कैसे होगी, ये एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना रहता है अपने पास
ये पूरा एंगल 180 डिग्री, तो तब आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे 180 माइनस थीटा। बात वही है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करेंगे तो एक ही फॉर्मूला आपके पास रहता है, √a² + b² + 2ab। अब आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है सर माइनस cos थीटा, तो मतलब इसके रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो बनेगा सर a² + b² - 2ab cos थीटा। बेटा तो ये बात ध्यान रखना, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सब्ट्रैक्शन को लेके, तो उनको मैंने ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी। आइए अब इस बात पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे से क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि इफ टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट साइमल्टेनियसली, मैग्नीट्यूड इक्वल है और एक टाइम पर ही लग रही है किसी बॉडी पर इन द ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप बच्चों को पता है जब अपन नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं तो इधर की तरफ अपना ईस्ट रहता है और इधर की तरफ अपना नॉर्थ रहता है। तो ये दो फोर्सेज इस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही है। तो आपसे पूछ दिया देन द बॉडी विल डिस्प्लेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप समझ गए कि जब एक पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट करते हैं तो उसका एक रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है। क्योंकि ये दोनों टेल कॉम्बिनेशन में है तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा, है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बेटा 45 डिग्री पे आएगा। तो ये कौन था ईस्ट और ये कौन था नॉर्थ। तो ऑप्शन देख लीजिए, द बॉडी विल डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज योर सी ऑप्शन बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो आप एक चीज बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है सर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। पहले आप इसको फाइंड कर लो। आपने इसको फाइंड किया तो a वेक्टर ये रहा, तो लिख लेंगे सर 4i कैप + 3j कैप + 6k कैप। और b वेक्टर कितना है सर हमारे पास, ये है -i कैप + 3j कैप - 8k कैप। आप जरा इसको कैलकुलेट करो तो कितना है सर 3i कैप + 6j कैप - 2k कैप। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में उसने पूछा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, मतलब कि आर कैप आपको निकालना है, क्योंकि आर इस आर वेक्टर के जो पैरेलल होगा वो इसी की डायरेक्शन के बराबर होगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप आर कैप से, तो वो क्या बन जाएगा आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आपके पास है ही 3i कैप + 6j कैप - 2k कैप। और बेटा अगर आप इसका मोड करेंगे तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना हो गया सर अपने पास 36 + 4। तो इसका मतलब ये बन गया सर 3i कैप + 6j कैप - 2k कैप। और डिवीजन में कितना बन गया सर, ये बन गया 49। रूट से बाहर आएगा तो 7, तो मैं नीचे क्या लिख देता हूँ 7। ये मेरे पास आंसर है। आप जरा चेक कर लो बेटा, 3i कैप + 6j कैप - 2k कैप डिवाइडेड बाय 7। तो दैट इज योर ए ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। हमारे से बोला है कि a वेक्टर + b वेक्टर का मोड, a वेक्टर + b वेक्टर बिकम योर रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मोड। तो एक तरीके से वो a वेक्टर + b वेक्टर को क्या लिख रहा है r वेक्टर। तो इसका मोड मैंने आपको भी करना बताया था ना, सिखाए थे बेटा, a² + b² + 2ab cos थीटा। अब मुझे आप देख के बताओ, उसने क्या बोल दिया कि जो हमारे पास इसका रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर का मोड का सम है। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके की बात बन गई। अगर आप यहाँ लिख देते हो a² + b² और इसको आप लिख देते हो बेटा जी 0, तो ये हो गया 2ab cos 0, cos 0 1 हो गया। तो ये बना a² + b² + 2ab, मतलब कि a + b का होल स्क्वायर का रूट। तो ये कितना बन जाएगा a + b। आप इसको क्या भी लिख सकते हो सर, मोड ऑफ a + मोड ऑफ b बेटा। ठीक है, सोचे नहीं सोचे, बिल्कुल सोचे। ऐसा कब हुआ, जब आपका एंगल कितना हो गया था, व्हेन थीटा बिकम 0। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे से क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझेंगे। एक फिगर हमारे को दिखाई गई है और एक मास m का बॉडी मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल के अलोंग, जिसकी रेडियस r है। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी बतानी है a और b पॉइंट के बीच में। तो क्योंकि मोशन इस तरीके से हो रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये हुई, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूँ। b पॉइंट पर वेलोसिटी इधर हुई, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया v, ऊपर को अपन j कैप मानेंगे। फाइनल वेलोसिटी हो गया बेटा इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको अपन क्या मानेंगे v - i कैप। अब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस सर इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, दैट इज डेल्टा v वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया -vi कैप -vj कैप। अब आपसे पूछा क्या था इसका मैग्नीट्यूड, नहीं आपसे क्या पूछा था बेटा जी आपका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो ऑप्शन दिया वो मैग्नीट्यूड को लेके दिया है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दैट इज डेल्टा v वेक्टर। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, जो भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, तो -v² +
माइनस वी स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ गया सर, दैट इज वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये बाहर बन के आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ वी। ऐसा ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है सर, दैट इज योर ए ऑप्शन। होप्स हो कि बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है जिसमें आपने अपने एंगल को भी फाइंड करना सीख लिया, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करना भी सीख लिया। बेटा यूनिट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना भी सीख लिया। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा इस चैप्टर के, दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। मैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो बेटा मेरे पास दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन होते हैं वेक्टर में, एक है आपका डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। यहां लिखते हुए चलता हूं बेटा, एक कौन सा है सर, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है सर, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा है सर अपने पास क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको क्या भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और दूसरा नाम क्या हुआ इसका, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास दो टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं जब अपन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं दोनों के फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ भाई। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूँगा तो मुझे मिलेगा ए बी कॉस थीटा। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि जब मैं ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट करूँगा तो जो आउटकम मुझे मिलेगी वो स्केलर वैल्यू होगी। मान लो कि कोई नंबर मिलेगा 10, 20, 50, 60 जो भी नंबर मिलेगा, पर वो स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसके अंदर अगर मैं दो वेक्टर को बेटा क्रॉस करता हूं तो मेरा आंसर आएगा ए बी साइन थीटा। पर यह सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट का, इसके साथ इसकी एक डायरेक्शन भी आएगी जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एन कैप। तो एन कैप जो है बेटा यहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है ए क्रॉस बी की, तो मैं यहां लिख देता हूं एन कैप, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं कि एन कैप जो है वो किसकी डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले को यहां से यूज कर सकते हैं कॉस थीटा के लिए, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवीजन में हो जाएगा ए बी। अगर सिमिलरली इस फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड करना चाहते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो उसके लिए आपको पहले इसका मोड करना रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। तो ये कितना बच जाएगा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि जब आप यूनिट वेक्टर का मोड करते हैं तो वो 1 निकल के आता है। तो यहां से हम लिख लेंगे अपना साइन थीटा। तो मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन डिवीजन में ए बी। तो एक फॉर्मूला ये भी है डायरेक्शन को फाइंड मतलब एंगल को फाइंड करने के लिए बिटवीन टू वेक्टर। और बेटा अगर डॉट प्रोडक्ट से आप फाइंड करना चाहते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिख देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर अपन इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट की बेटा प्रॉपर्टीज क्या है आप जरा फटाफट समझ लेंगे। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। क्या फॉलो करता है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ए वेक्टर डॉट कर दिया गया है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ये अंदर में उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दूसरा ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि सर कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर अगर डॉट बी वेक्टर किया तो वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर भी रहेगा। अगर हम दो वेक्टर है ना, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा सर, उनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट। अगले प्रॉपर्टी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी, अभी मैं वो प्रॉपर्टी बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए बेटा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं वेक्टर का अपने ही वेक्टर के साथ, मतलब कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मुझे मिलेगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। बेटा कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज की होती है, पर अभी के लिए हम इतनी प्रॉपर्टी को याद रखते हैं जिससे अपन जो है इजीली क्वेश्चन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगर मैं सिमिलरली प्रॉपर्टीज की बात करूं बेटा, सिमिलरली मैं इसमें प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ना। ये भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब कि अगर आप ए वेक्टर को क्रॉस करते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो आपको मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वहीं पर ये एंटी कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है। कैसा लॉ फॉलो करता है सर, एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा, माइनस के बराबर होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ माइनस लगा देते हो पूरे के बाहर, तो ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। अगली अगर अपन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे आपने बोलते दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसमें
दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर ए वेक्टर पैरेलल है बेटा बी वेक्टर के, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, अगर इसकी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो ये एरिया देता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताता है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखता हूं तो वो आ जाएगा हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। और वहीं पर अगर सर अपन लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखते हैं अपन? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो आ जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में याद रखनी है। और जो बच्चे ये समझते हैं कि भैया डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो वो इस पर बेस्ड इजीली क्वेश्चन परफॉर्म कर पाएंगे। हम भी कुछ क्वेश्चन बेटा इस पे देख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन हमारे से क्या बोल दिया आप जरा समझो। इफ ए वेक्टर इज दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना रहेगा सर? जीरो। तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास रहने वाला है जीरो। तो ए वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। आप इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए बी वेक्टर के साथ, दैट इज माइनस ऑफ 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा के कैप। और ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आएगा सर? जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई से मल्टीप्लाई करेगा और जे से मल्टीप्लाई करेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ -8, इन दोनों को सर अपन मल्टीप्लाई करते हैं +12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सर ये हो गया 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इसको अपन सॉल्व करो बेटा तो कितना आ रहा है? 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू -8 अल्फा। तो 8 अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू होगी माइनस दिस, सो इट बिकम -1/2, दैट इज माइनस ऑफ 0.5। तो अल्फा आ गया माइनस ऑफ 0.5, दैट इज योर सी ऑप्शन। सर अगले क्वेश्चन पे मूव करें, बिल्कुल करते बेटा। हमारे से क्या बोल दिया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा से, और दूसरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा से। तो मैं कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, तो अपन लिख लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो ए कितना हो गया सर? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, इसका आप डॉट कर लीजिए, ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। नहीं, सिंपल। अब इन दोनों वेक्टर का मोड करना है, तो ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर का मोड कितना गया? 9 है ना, जो भी यहाँ लिखा होगा कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, तो 16 + 25। बहुत बढ़िया। वहीं पर दूसरे का अगर मैं करूँगा 9 + 16 + 25, ये भी सेम आ गया हमारे पास। ऊपर अगर बेटा अपन सॉल्व करते हैं तो कितना बन गया यार? आप जरा देख के बताओ। 3i से मल्टीप्लाई करके डॉट कर गया मतलब, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 4 4 जा 16 - 25। तो ये मेरे पास आया इन डिवीजन। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो √20 √50, तो 2 बार √50 आया, तो बेटा ये बन गया हमारा 50। आप इसको चेक करो, ऊपर आ रही है वैल्यू 0, नीचे 50, तो दैट इज योर 0। मतलब कि सर अपने पास कॉस थीटा की वैल्यू 0 आई। ये कब आता है? जब थीटा कितना होता है सर? 90 डिग्री। ठीक, जब कितना होता है? एंगल 90 डिग्री। तो दैट इज योर ए ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके पास मोशन इन 2D से रिलेटेड है। इसके अंदर हमने जितने भी सब टॉपिक्स है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे वो बेटा वेक्टर हो, वेक्टर के अंदर जितने भी सब टॉपिक है वो हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए। होप सो कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे। ये चैप्टर के लिए बेटा इतना ही है हमारे पास। अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो के अंदर फिर मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू टिल दैट टाइम, बाय बाय।